आज हम आपको पढ़ाएंगे बायो-सैवर्ट्स लॉ, जो कि आपको बताता है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर एलिमेंट। बायो-सैवर्ट लॉ हम दो जगह पर यूज करते हैं, एक तो मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, और दूसरा जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है उसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के इस चैप्टर में अभी हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं। बायो-सैवर्ट्स लॉ। देखो, ये कोई मान लो एक वायर है और इसमें एक करंट फ्लो हो रही है आई। अब इसके आसपास कहीं पर एक पॉइंट है, मे बी दिस पॉइंट इज पी। सो ये जो वायर है इसका हर एक छोटा सा पार्ट, हर एक एलिमेंट इस पॉइंट पी पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। पूरा का पूरा वायर कुछ टोटल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। पूरा वायर मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट कर रहा है अभी हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है इस वायर के किसी एक छोटे से एलिमेंट से। सो वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ओनली अ सिंगल एलिमेंट ऑफ दिस वायर। तो देखो, ये जो वायर है इसमें हम एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, बहुत छोटा सा है। आपको दिखाने के लिए हम इतना बड़ा दिखा रहे हैं ताकि कुछ दिखाई पड़े। तो ये एक छोटा सा पार्ट है इस वायर का, एन एलिमेंटल पार्ट, वेरी स्मॉल, और ये इसकी लेंथ है dl। और ये सिर्फ एक लेंथ नहीं है बल्कि इसको हम वेक्टर फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस वेक्टर के टर्म में लिखी जाएगी। तो इसको हमने लिया एक वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है along the wire, वो इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब देखो ये एलिमेंट बहुत छोटा सा है, एक पॉइंट के जैसा। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है r, और इस r का जो मैग्नीट्यूड है वो बनेगा पॉइंट P का डिस्टेंस इस एलिमेंट से। सो that distance is r. Okay? अब इस वेक्टर r और इस वेक्टर dl, इनके बीच का एंगल है सपोज दैट थीटा। तो बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंटल वायर करंट कैरिंग, करंट इसमें आई है ना, सो करंट कैरिंग वायर एलिमेंट dl, सिर्फ इस dl की हम बात कर रहे हैं, वायर का बाकी का हिस्सा यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड GB एलिमेंट का। अभी हम इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, बाद में फिर आपको डायरेक्शन भी बता देंगे, वेक्टर फॉर्म में भी लिख देंगे। हाँ, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्सपेरिमेंटली ये पता चलता है कि ये इस करंट I के प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। दूसरी बात, ये एलिमेंट की लेंथ dl पर डिपेंड करता है। तीसरी बात, ये साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये जो थीटा है यहाँ पर इस साइन थीटा के प्रोपोर्शनल, और जो डिस्टेंस है r उस r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये चार बातें एक्सपेरिमेंट से पता चलती हैं। ओके, अब अगर हम इन सबको मिला दें तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, इन तीन के प्रोपोर्शनल है और इसके इनवर्ट स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के। तो इनको मिला करके फिर हम ये लिखेंगे I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। I के प्रोपोर्शनल, dl के प्रोपोर्शनल, sin थीटा के प्रोपोर्शनल और r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अच्छा, अब हम ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें एक कांस्टेंट लगाएंगे। वो कांस्टेंट हम ले रहे हैं, ये कांस्टेंट होता है 4 पाई।
ये कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये कांस्टेंट क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी This is the magnetic permeability of vacuum, magnetic permeability of free space, mu naught। ये जो mu naught अपॉन 4 पाई है, इसकी वैल्यू होती है 10 to the power -7। इसका मतलब mu naught का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 to the power -7। इसकी यूनिट होती है वेबर per ampere meter। Okay, so this is mu naught। It's a special constant for vacuum। वैक्यूम है तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट है, कोई और मीडियम होगा तो म्यू नॉट की जगह पर म्यू आ जाएगा। उसकी अपनी कुछ मैग्नेटिक परमेबिलिटी होगी, हर एक मटेरियल की अपनी मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है। तो एक वायर एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड ये इतना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है बायो-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है, दिस इज बायो-सैवर्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट्स लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय एन एलिमेंट that is directly proportional to the current in the element I, it is proportional to the length of the element dl, and it is proportional to sin theta, and it is inversely proportional to r square। r is the distance of the point from the element। so this is बायो-सैवर्ट्स लॉ, it's very important। आगे बहुत कुछ ड्राइव होगा इस चैप्टर में इसी इक्वेशन को यूज करके, इस फॉर्मूले को, ठीक है, इस लॉ को यूज करके हम बहुत कुछ ड्राइव करेंगे। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड एक वायर एलिमेंट का। अब देखो, एक प्रॉब्लम ये है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फिर ये क्या लिखा हुआ है, ये सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखा है। अभी तक हमने डायरेक्शन की बात नहीं करी है, तो चलो अब हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन की बात करते हैं और हम इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे जो कि आपको उसकी डायरेक्शन बताएगा। तो एक्चुअल में इस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन को देखते हुए हमें जो लिखना पड़ेगा वो आप देखो क्या है। ऐसा नहीं कि हम इक्वेशन लिख रहे हैं, उससे जो डायरेक्शन डिसाइड हुई तो वो डायरेक्शन बनेगी, नहीं। डायरेक्शन जो होती है एक्चुअल में, उसके हिसाब से हम अपना इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, इसी को अब हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। ये देखो, ये हमने लिख दिया वेक्टर फॉर्म में बायो-सैवर्ट्स लॉ। वैसे आपके बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, डोंट वरी, काम आपके यही आएगा, ठीक है, लेकिन इससे आपको डायरेक्शन पता चलेगी। सो दिस इज द बायो-सैवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब ज़रा ये सोचो कि हमने इसको क्या सोच के लिखा, ऐसा हमने क्यों लिखा है। एक्चुअल में जो डायरेक्शन है ना डीबी का, उसके हिसाब से हमें लिखना पड़ा है। अब सुन लो पहले, डायरेक्शन है किधर। एक्चुअल में इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की ओर होगी, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर। ये जो dl है इस बोर्ड के प्लेन में है, ये जो वेक्टर r है ये भी इस बोर्ड के प्लेन में है। तो db का जो डायरेक्शन होगा वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और अंदर की ओर होगा यहाँ पर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को जब हम अंदर की ओर दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं क्रॉस लगा के, या आप ऐसे भी दिखा सकते हो। और जब कोई मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर आता है तो उसको डॉट से दिखाया जाता है, ठीक है, या आप उसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है पॉइंट P पर, ये उसकी डायरेक्शन है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर, और उसी डायरेक्शन के हिसाब से हमें अपना ये इक्वेशन लिखना पड़ा है।
डायरेक्शन आपको बाद में समझाएंगे, पहले ये समझो कि ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको ये मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो जरा चेक करो, ये वही चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड वही आएगा, मैग्नीट्यूड वही आएगा। देखो इसका मैग्नीट्यूड जरा हम चेक कर रहे हैं, μ0/4 इसका मैग्नीट्यूड I dl क्रॉस r, दिस इज dl क्रॉस r का मैग्नीट्यूड, दिस इज dl r sin थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर अपॉन r क्यूब। तो देखो ये एक r है यहाँ पर और ये r क्यूब है, क्या बनेगा 1/r², I dl sin थीटा बाई r², बिल्कुल सेम चीज है ना। तो ये इक्वेशन भी मैग्नीट्यूड तो आपको वही दे रहा है, साथ साथ एडिशनली ये आपको डायरेक्शन भी बता रहा है। कैसे बता रहा है वो देखो dl क्रॉस r, क्रॉस प्रोडक्ट तो आपने पढ़ ही रखा है, dl क्रॉस r की डायरेक्शन किधर होगी, ये रहा dl वेक्टर एंड दिस इज द वेक्टर r। सो dl पर अपनी फिंगर्स को रखो, राइट हैंड की फिंगर्स को dl पर राइट हैंड की फिंगर्स को रखो और उसको r की तरफ कर्ल करो। तो जो थंब की डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो देखो ये dl पर हमने रखा अपनी फिंगर्स को और हम इसको यूं r की तरफ कर्ल करेंगे, ठीक है। तो हमारे थंब की डायरेक्शन, तो जो थंब की डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इक्वेशन भी आपको बता रहा है, क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन dl क्रॉस r की तरफ होगी, dv का डायरेक्शन dl क्रॉस r की तरफ, और dl क्रॉस r किधर जा रहा है अंदर की ओर, और दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आपको डायरेक्शन बता रहा है। ओके ये तो डायरेक्शन की बात हो गई और मैग्नीट्यूड ये रहा। अच्छा डायरेक्शन के बारे में आप एक बात ये समझ लो, ये dl क्रॉस r के हिसाब से आपको डायरेक्शन नहीं सोचना है। आपको एक सिंपल तरीका बताते हैं इस चैप्टर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डायरेक्शन पता करना। इसमें लोगों को, स्टूडेंट्स को अक्सर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। असल में तो ये बहुत सिंपल है, एक बार ध्यान से समझ लो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग वायर एलिमेंट की वजह से जो आएगा उसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। इट्स वेरी सिंपल, आप अपने राइट हैंड का यूज़ करोगे, ठीक है। इस चैप्टर में 4 जगहों पर हमें राइट हैंड का यूज़ करना पड़ता है, और वैसे तो एक जगह पर लेफ्ट हैंड का भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप ना करो, राइट हैंड का ही इस्तेमाल करो ताकि कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके तो हम 4 जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, उसमें से ये पहली जगह है। तो राइट हैंड रूल का इस्तेमाल कैसे करना है, जो करंट है वायर एलिमेंट में या वायर में, ये जो बात अभी हम आपको बता रहे हैं फॉर डायरेक्शन, ये वायर एलिमेंट के लिए भी वैलिड है और एक बड़े वायर के लिए भी वैलिड है। तो जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में आप अपने राइट हैंड के थंब को रखोगे, ठीक है। अच्छा, और जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना है उस पॉइंट की तरफ आप अपनी फिंगर्स को ओरिएंट करोगे, डायरेक्ट करोगे टुवर्ड दैट पॉइंट। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखो ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, यहाँ पर करंट इस तरफ जा रही है, तो ये रखा हमने करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को, राइट हैंड के थंब को, और पॉइंट देखो इधर है ना, तो देखो पॉइंट की तरफ हमने ये अपनी फिंगर्स को ओरिएंट कर दिया ओरिएंट। अब इस पोजीशन में हमारा जो राइट हैंड है, इस पोजीशन में हमारा राइट हैंड, हम अपने राइट हैंड से जिस डायरेक्शन में धक्का दे सकते हैं, जिस डायरेक्शन में पुश कर सकते हैं, अपने राइट हैंड से जिस डायरेक्शन में पुश कर सकते हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे हमारा राइट हैंड ऐसे है तो धक्का हम किधर देंगे, बोलो धक्का अगर ऐसे राइट हैंड है तो धक्का इधर देंगे कि इधर देंगे। आपको आपके सामने कोई चीज़ आप उसको धक्का देना चाहो तो धक्का ऐसे देते हैं कि धक्का ऐसे देते हैं, ऑब्वियसली धक्का ऐसे देते हैं, हालांकि ऐसे दे सकते हैं लेकिन ऐसे देते नहीं हैं। तो जैसे धक्का देते हैं नॉर्मली वैसे ही धक्का देंगे, ठीक है। ओके सो डीएल की ये डायरेक्शन एंड दिस इज द पॉइंट आर। सो इस पोजीशन में हम धक्का अंदर की ओर देंगे, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। ये अगर कोई वायर हो इसमें करंट ऐसे जा रही हो और इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना हो, तो ये देखो ये रखा हमने अपनी राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में और पॉइंट की तरफ हमने कर दिया अपनी फिंगर्स को ओरिएंट, ठीक है। अब इस पोजीशन में बताओ धक्का हम इधर देंगे या फिर इधर देंगे, तो धक्का इधर देंगे। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड
बाहर की ओर आ रहा है इस पॉइंट पर। इनफैक्ट यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका केस यही बनेगा, धक्का इधर देंगे सब पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, और यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे इस साइड में करंट, और ये रहा पॉइंट, तो धक्का किधर देंगे, अंदर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज राइट हैंड रूल। करंट की डायरेक्शन में आपको थंब रखना है, पॉइंट की तरफ फिंगर्स को ओरिएंट करना है, और जिस पोजीशन में आप अपने हाथ से जिस डायरेक्शन में धक्का दे सकते हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक एग्जांपल समझो, जैसे ये एक पॉइंट है और ये एक वायर है। अब इस वायर में करंट ऊपर जा रही है, वायर में करंट ऊपर जा रही है, एंड पॉइंट इज हियर। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो, ये थंब को रखा हमने और पॉइंट इधर है, तो अपनी फिंगर्स को हमने उसकी तरफ ओरिएंट किया, राइट। सो धक्का हम किधर देंगे, इस डायरेक्शन में, यानी कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा। अच्छा देखो, ये जैसे वायर है, इसमें करंट ऊपर की ओर जा रही है, अब पॉइंट यहाँ पर है, राइट, करंट ऊपर है, पॉइंट यहाँ पर है, तो ये देखो, ये हमने अपने थंब को रखा एंड दिस इज द पॉइंट हियर, सो धक्का हम इस डायरेक्शन में देंगे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये देखो, ये वायर है, इसमें करंट यूं जा रही है नीचे की ओर। अच्छा, पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है ना। सो ये रहा थंब अलोंग द करंट और ये रहा पॉइंट, तो धक्का हम इधर देंगे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, और देखो, ये समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो, ये आपके बहुत काम आएगा, और इसमें अगर आपको प्रॉब्लम रह गई ना तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है ये। आगे आप इस चैप्टर में लंगड़ा लंगड़ा के चलोगे, ठीक है ना। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये डायरेक्शन कोई मामूली चीज़ नहीं है। अभी आपको हो सकता है सिंपल लगे, लेकिन आगे चल करके जब आपको इसके एप्लीकेशन दिखाई देंगे ना, तब आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो सिंपल तो है, बहुत आसान है, लेकिन आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाना चाहिए, आगे बहुत काम आएगा। इसके बगैर आप इस चैप्टर में आगे चल नहीं पाओगे। ओके, तो देखो, ये एक वायर है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रही है ना। नाउ सी दिस पॉइंट, कंसीडर दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो ये रखा हमने थंब को, राइट, एंड दिस इज द पॉइंट। सो धक्का इधर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा। अच्छा, वायर यही रहे, पॉइंट यहाँ पर आ जाए, तो ये लो मैग्नेटिक फील्ड इधर चला जाएगा। अच्छा, वायर यही रहे, करंट इधर जा रही है, एंड दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। सो ये रहा थंब एंड दिस इज द पॉइंट, सो धक्का इधर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा। आ गई बात समझ में। अच्छा, और देखो, जैसे 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 ये वायर है, अब इसमें करंट ऊपर जा रही है, एंड दिस इज द पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, इधर। दिस इज द करंट, दिस इज द पॉइंट, इधर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। दिस इज द वायर, दिस इज द पॉइंट, इधर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द वायर, लेकिन इसमें करंट नीचे जा रही है, एंड दिस इज द पॉइंट, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही होगी। आपको एक आइडिया दे देते वैसे आगे आएगा। जैसे ये वायर, इसमें करंट जा रही है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट, 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 इसके अराउंड बहुत से पॉइंट है एक सर्कल पर। तो देखो, करंट अगर इधर जा रही है तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर, 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 इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो ये जो सारे पॉइंट्स होंगे ना, इन पर मैग्नेटिक फील्ड इधर 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 ऐसे चलेगा। मतलब कि इस वायर के अराउंड सारे पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यूं घूमेगा, लाइक दिस। अगर करंट ऊपर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा, और करंट अगर आपने उल्टा कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी उल्टा हो जाएगा, वो ऐसे घूमेगा। आगे चल करके आप देखोगे कि किसी कोई स्ट्रेट वायर हो तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना सर्कुलर लाइन, स्पाइरल नहीं। ऐसा नहीं कि एक लाइन ऐसे है वो बड़ी होती चली जा रही है, ऐसा नहीं। एक सर्कुलर लाइन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, वो अपनी क्लोज लाइन होगी, उसको बाकी से मतलब नहीं होगा, कनेक्शन नहीं होगा, उसके बाहर और बड़े बड़े लाइन्स होंगी, तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है बिकॉज ऑफ ए वायर। आगे आएगा ये डिटेल से, डोंट वरी। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन अच्छे से समझ में आ चुकी है। अच्छा, इस पर बेस जरा थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्शन पर बेस। देखो, जैसे एक ये XY प्लेन है, और इस XY प्लेन में हमने एक वायर रख दिया, छोटा या बड़ा जैसा भी समझो आप, करंट इस तरफ जा रही है। अब जरा ये बता दो कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड I, J, K यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं XY Z के अलावा, उनके टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बताओ। तो ये करंट है और पॉइंट यहाँ पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। बाहर का मतलब प्लस Z एक्सिस,
प्लस एक्स प्लस वाई तो प्लस जेड बाहर आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा प्लस के कैप की डायरेक्शन में। अच्छा, अगर पॉइंट यहाँ पर होगा तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर बनेगी, अंदर की ओर, है ना, अंदर का मतलब माइनस के कैप। पॉइंट अगर यहाँ पर है तो ये लगा हमने अपने राइट हैंड के थंब को, एंड दिस इज द पॉइंट, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, मतलब प्लस के कैप की तरफ। सिमिलरली यहाँ पर आप चेक कर लो, ये करंट है एंड दिस इज द पॉइंट हियर, सो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है प्लस के कैप की तरफ। पॉइंट यहाँ पर हो तो ये रहा करंट एंड दिस इज द पॉइंट, सो धक्का हम इधर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप की तरफ जा रहा है, नेगेटिव साइड की तरफ, ठीक है। So this is Biot-Savart's law for a current element, a very small current carrying wire element of length dl. The magnetic field generated by such an element that is mu naught upon 4 pi I dl sin theta by r square. ठीक है, ओके। अब सुनो ध्यान से, ये जो हमने अभी फाइंड किया ना, ये एक फंडामेंटल चीज है। आगे जो कुछ भी हम फाइंड करेंगे वो इसी का यूज करके फाइंड करेंगे। हम अगर वायर एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं तो फिर हम किसी भी वायर का, वो बड़ा हो, छोटा हो, स्ट्रेट हो, कर्व्ड हो, कैसा भी हो, ठीक है, हम हर एक टाइप के वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तरीका क्या है? ये तरीका है। एक बड़े वायर का अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, उसका ये प्रोसेस है, आप उस वायर में एक एलिमेंट लोगे छोटा सा dl, उसकी वजह से गिवन पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, उस गिवन पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे बिकॉज ऑफ द वायर एलिमेंट dv, और उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना तो है, बट यू हैव टू बी केयरफुल। इंटीग्रेट कब करोगे, कैसे करोगे? तो देखो, उसके लिए आप इंटीग्रेट करोगे, आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, लेकिन ये इंटीग्रेशन आप केवल तब कर सकते हैं जब सारे के सारे एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स दे आर इन द सेम डायरेक्शन। जब ये सब सेम डायरेक्शन में होंगे तब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये असल में जो इंटीग्रेशन है ना, ये इसका इंटीग्रेशन नहीं है। अगर इसका इंटीग्रेशन होता तो ये वेक्टर सम होता, dv जो वेक्टर्स है ना उनका सम। ये इसका इंटीग्रेशन है dv के मैग्नीट्यूड का, तो वेक्टर्स के इंटीग्रेशन का मतलब सम। तो सारे की सारे एलिमेंट के जो मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगे dv, उनके मैग्नीट्यूड्स को आप ऐड कर रहे हो। तो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स को डायरेक्टली कब ऐड किया जाता है? एक फोर्स है 2 न्यूटन का, एक फोर्स है 3 न्यूटन का, बताओ सम कितना हुआ? 5 न्यूटन। आपने मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली ऐड कर दिया बिकॉज दीज वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, राइट। एक वेक्टर है, फोर्स है 2 न्यूटन, एक फोर्स है 3 न्यूटन। अब बताओ व्हाट इज द रिजल्टेंट, व्हाट इज द सम? दैट इज ऑब्वियसली नॉट 5 न्यूटन, ठीक है ना। अब आप डायरेक्टली इनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड नहीं कर सकते हैं, तो फिर dv के मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन है, ये केवल आप तब कर सकते हैं जब सारे की सारे dv सेम डायरेक्शन में है। अदरवाइज अगर ऐसा ना हो तो क्या करोगे? तो फिर ये करेंगे, if
अगर डिफरेंट डीबी डिफरेंट डायरेक्शंस में है तो फिर आपको करना ये होगा कि आप उस डीबी का जो आपने एलिमेंट की वजह से फाइंड किया है उस डीबी का आप कंपोनेंट फाइंड करोगे किसी एक सुइटेबल डायरेक्शन में। वो आपको सिचुएशन के हिसाब से समझ में आ जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन सुइटेबल है। मे बी सपोज दैट इज एक्स एक्सिस, तो इसको हम डी बी एक्स लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट एक्स के अलोंग। इसको आप इंटीग्रेट करोगे, इससे आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का। और इसी तरीके से उसी एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड का वाई के अलोंग कंपोनेंट फाइंड करोगे और उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड का वाई के अलोंग कंपोनेंट मिल जाएगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग दी z एक्सिस, अगर उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको dz मिल जाएगा। अब ये हमने फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन हमने सारी चीज़ें लिख दी हैं, मतलब तीनों डायरेक्शन लिख रखी हैं, ठीक है ना। इन जनरल, इन द मोस्ट जनरल केस आपको एक्चुअल में 3 डायरेक्शन में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस में वेक्टर जो होता है उसके 3 कंपोनेंट बन सकते हैं। लेकिन ये तो लिखने के लिए था, लेकिन होता ये है कि मैक्सिमम केसेस में आपको एक ही कंपोनेंट इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक से आपका काम चल जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि 2 डायरेक्शन में इंटीग्रेट करना पड़ जाए शायद आपको, है ना। 3 डायरेक्शन बहुत रेयर चांसेस हैं। अच्छा, एनीवे तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के 3 कंपोनेंट मिल गए तो आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा विद इन दिस वेक्टर फॉर्म। यू कैन राइट इन दिस वेक्टर फॉर्म। डायरेक्शन भी पता है, मैग्नीट्यूड भी पता है। आप चाहे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना है, तो जो भी आपने अलग अलग कंपोनेंट फाइंड किया उन सबको मिला दो। नाउ दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इट्स मैग्नीट्यूड, राइट। अच्छा, ये तो हम आपको समझाएं कि बड़े वायर के लिए आप क्या करोगे। तो क्या करना है, एक एलिमेंट लेना है, उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और उसको फिर इंटीग्रेट करना है डायरेक्शन के हिसाब से। अगर सब सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा डीबी का, अदरवाइज कंपोनेंट लेकर के इंटीग्रेशन होगा। अब ये जो बात हम आपको बताए हैं, ये प्रोसेस, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं और अब जो चालू हो रहा है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझो। देखो, वी आर गोइंग टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट फाइनाइट current carrying wire. Magnetic field due to a straight current carrying wire which has finite length. एक finite length का वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रही है और उसका हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, कुछ और फिगर बनाना है। तो देखो, ये एक वायर है, स्ट्रेट वायर, ठीक है। इसके आसपास कहीं पर कोई पॉइंट है, इसमें एक करंट फ्लो हो रही है, द करंट इज सपोज दैट आई। इसके आसपास कहीं पर कोई पॉइंट हो सकता है, मे बी सपोज दैट पॉइंट यहाँ पर है, दिस इज द पॉइंट पी। सो एट दिस पॉइंट पी वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय दिस करंट कैरिंग वायर। तो पॉइंट पी की लोकेशन, पॉइंट पी की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द वायर, ये भी तो बताना पड़ेगी ना कहाँ पर है। तो लोकेशन बताने के लिए हमें 3 चीजें बताना पड़ती हैं। पॉइंट P का इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लो कैपिटल R। लेकिन सिर्फ कैपिटल R फिक्स कर देने से ये लोकेशन फिक्स नहीं हो जाएगी, क्योंकि आप पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दो, वायर के पैरेलल कहीं भी इधर उधर ले जाओ तो लोकेशन तो चेंज हो रही है, बट कैपिटल R इज नॉट चेंजिंग। सो फॉर द सेम कैपिटल R देयर आर सो मेनी पॉसिबल लोकेशंस। तो सिर्फ इससे R से फिक्स नहीं हुआ लोकेशन, तो हमें ये एंगल फिक्स करना पड़ते हैं। ये एंगल है मान लो θ1 और इस एंड से मिला दो आप पॉइंट P को। सो दिस एंगल इज θ2, ठीक है ना। तो वायर के जो ऊपर वाला हिस्सा और जो वायर का नीचे वाला हिस्सा है, ये इस पॉइंट P पर जो एंगल बना रहे हैं, these angles are θ1 and θ2। तो अब ये θ1, θ2 और R से मिल करके इसकी पोजीशन फिक्स हो गई पॉइंट P की विद रिस्पेक्ट टू द वायर।
So because of this wire we have to find the magnetic field at the point P. So process क्या है? Process ये है कि हम पहले एक एलिमेंट लेते हैं, तो चलो एलिमेंट लेते हैं। तो ये रहा देखो एलिमेंट, ये रहा एलिमेंट और ऑब्वियसली एलिमेंट की डायरेक्शन इधर होगी जिस तरफ करंट जा रही है। dl वेक्टर है वो, उसका मैग्नीट्यूड dl है, उसकी लेंथ है dl, राइट। ये जो एलिमेंट है इसके एंड्स को अगर हम पॉइंट P से मिलाएं तो हम मान लेते हैं कि ये एंगल है फाई एंड दिस एंगल इज डी फाई, मतलब एलिमेंट की लेंथ पॉइंट P पर जो एंगल बना रही है दैट एंगल इज डी फाई, ओके। अच्छा, ये चूंकि बहुत छोटा एलिमेंट है इसलिए जो इस लाइन का लेंथ होगा वही इस लाइन का लेंथ होगा, और वही लेंथ अगर आप इसके मिड पॉइंट को पॉइंट P से मिलाते तो वही सेम लेंथ आपको मिलता। तो मिड पॉइंट से भी अगर हम मिला देंगे तो डिस्टेंस सेम रहेगी, तो वो डिस्टेंस है मान लो स्मॉल r, ठीक है। पॉइंट P का एलिमेंट से जो डिस्टेंस है दैट इज r। अब वेक्टर r ये रहा वेक्टर r इधर बनेगा और dl इधर है, तो इनके बीच की डायरेक्शन इनफैक्ट वेक्टर r हम ऐसे बनाएंगे ये एंगल। अब चूंकि ये बहुत छोटा है तो ये तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल बनेंगी, ठीक है। तो जो एंगल ये होगा जिसको हम अपने फॉर्मूले में बायो-सेवर्ट्स लॉ में उसमें हम इसको क्या लेते हैं थीटा, है ना। तो ओके दिस इज r एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो इस एंगल को हमने ले लिया थीटा, राइट। अब देखो पहले तो हम इस एलिमेंट की वजह से, ये जो एलिमेंट है जिसकी लेंथ है dl, उस एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे बायो-सेवर्ट्स लॉ μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन पॉइंट P का एलिमेंट से डिस्टेंस स्मॉल r, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने dv फाइंड कर लिया। अब इस dv को हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने से पहले ये चेक करो डायरेक्शन क्या है, सेम है या नहीं है। तो देखो ये रहा एलिमेंट, ये एलिमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है। हमने राइट हैंड के थंब को रखा और पॉइंट P उधर है, ये रहा पॉइंट P। तो पॉइंट P की तरफ हमने अपनी फिंगर्स को ओरिएंट किया, राइट। तो इस डायरेक्शन में हम धक्का किधर दे सकते हैं, पुश किधर कर सकते हैं, अंदर की ओर। तो अंदर की ओर जब हम पुश कर सकते हैं तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर। अच्छा, ये तो इस एलिमेंट का हो गया। ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होंगे dl 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 dl, उन सारे dl का मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहाँ पर एक dl अगर आप ले लो यहाँ पर मे बी लाइक दिस, तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट अंदर की ओर ही आएगा। ये देख लो आप, सारे की सारे पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर अंदर की ओर आएगा। इसका मतलब ये सारे dv सेम डायरेक्शन में है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर। और अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा, है ना। पॉइंट P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगा dv का इंटीग्रेशन, जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर लिखो। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अच्छा, इंटीग्रेट करना है तो उससे पहले हमें कुछ यहाँ पर चेंज करना पड़ेंगे। चेंज क्या करना पड़ेंगे वो आप ज़रा ध्यान से समझो। देखो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को देखो, बल्कि पहले इसको देख लो dl, और ये जो एंगल d फाई है इसके हिसाब से हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो ये रहा वेक्टर dl और ये रहा पॉइंट P। अब ये एंगल कितना है d फाई,
हम एक काम ये करते हैं कि इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो छोटी सी लाइन, आपको पता है ये एंगल कितना है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का ये एंगल कितना है, दिस इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। अगर ये डीएल है और ये थीटा है तो फिर बताओ ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, ये बनेगा डी एल साइन थीटा, दिस इज डी एल साइन थीटा, राइट। अब ये डी एल साइन थीटा है और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आर है। सो डी एल साइन थीटा अपॉन आर, डी एल साइन थीटा अपॉन आर, ये क्या बनेगा, एंगल डी फाई। इसका मतलब हम डी एल साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज दिस डी एल साइन थीटा, तो डी एल साइन थीटा को हम लिख सकते हैं आर डी फाई, वो हम इसको यहां पर लिखेंगे। तो ये बन जाएगा ठीक है। अब देखो एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक सिंगल आर बचेगा और फिर हम इस सिंगल आर को भी कन्वर्ट करेंगे, ये सिंगल आर बचा यहाँ पर। अच्छा, आप ये स्मॉल आर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये है स्मॉल आर, दिस इज कैपिटल आर, दिस इज एंगल फाई। सो ये है कैपिटल आर, दिस इज द पॉइंट डी, एलिमेंट बहुत छोटा सा यहाँ पर है, ठीक है, ये है आर, दिस इज आर, दिस इज कैपिटल आर, दिस इज आर, द एलिमेंट इज वेरी स्मॉल जस्ट लाइक ए पॉइंट, दिस इज आर एंड दिस एंगल इज, ये एंगल कितना है, फाई। तो देखो r cos फाई बनेगा कैपिटल R के बराबर है, r cos फाई ये बन गया कैपिटल R। तो r को हम लिखेंगे r अपॉन cos फाई, ठीक है, उसको यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो डी फाई को ऐसे ही रहने दो और स्मॉल r को हमने लिखा, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया फाई में। कैपिटल आर कांस्टेंट है, बाहर आ गया। तो ये सिंपल सा cos फाई का इंटीग्रेशन है फाई के रेस्पेक्ट में, cos फाई का इंटीग्रेशन फाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये सोचो कि फाई की लिमिट्स क्या बनेंगी, फाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी। तो फाई का लिमिट्स, ओके, देखो फाई जो है ये बीच की लाइन से ले रहे हैं, तो अगर एक तरफ आप फाई की वैल्यू को प्लस लोगे तो दूसरी तरफ वो वैल्यू माइनस हो जाएगी। अगर इधर माइनस लेते हो तो इधर जो एंगल बनेगा वो प्लस हो जाएगा, इधर वाला प्लस तो इधर वाला माइनस, इधर वाला माइनस तो इधर वाला प्लस। तो एक काम करते हैं, देखो ये जो एलिमेंट है, ऐसे और भी बहुत से एलिमेंट होंगे यहाँ पर, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस इज द लास्ट एलिमेंट। सो फॉर द फर्स्ट एलिमेंट ये एंगल बनेगा, फाई का वैल्यू कितना बनेगा, थीटा 1, एंड फॉर दिस लास्ट एलिमेंट फाई का वैल्यू कितना बन जाएगा, थीटा 2, राइट। तो हम इस डायरेक्शन को प्लस ले रहे हैं, एक मिनट, अगर फर्स्ट एलिमेंट है, चलो इसको हम माइनस ले लेते हैं, थीटा 1 को हम माइनस ले रहे हैं एंड दिस थीटा 2 इज प्लस। सो हम ये जो फाई है इसकी वैल्यू चेंज होगी माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 तक, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बन गई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई। अब इसमें लिमिट्स रख लो,
सो साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1, एंड साइन माइनस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड हमको इतना मिल रहा है। एक फाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड हमने ये फाइंड किया है, ठीक है ना, और उसी के हिसाब से हमने लिमिट भी एडजस्ट करी है, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर रहे हैं तो हमें प्लस ही मिलना चाहिए, तो लिमिट भी हमने उसी हिसाब से सेट कर दी ताकि प्लस मिल जाए। अदरवाइज अगर माइनस भी मिल जाता तो हम उसको प्लस बना देते, बिकॉज दिस इज मैग्नीट्यूड, हमको पहले से पता है ना। तो एक फाइनाइट वायर अपने सामने किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है वो ये होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बहुत से एप्लीकेशंस हैं। फाइनाइट वायर का ये आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। कर्व्ड वायर का मैग्नेटिक फील्ड हम बाद में बात कर लेंगे। इस फॉर्मूले में इस बात का आप ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये कि ये जो आर है ना, ये वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी डिस्टेंस दे दी जाए और आप उसका यूज कर लें। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पॉइंट से वायर पर आप परपेंडिकुलर डालोगे, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना बनेगा वो आपको यहाँ पर यूज करना है। और परपेंडिकुलर डालने के लिए वायर अगर नहीं भी है तो एक्सटेंड कर लो। ये वायर है, पॉइंट यहाँ पर है, परपेंडिकुलर कहाँ से डालोगे? और मालूम पड़ा आपको क्वेश्चन में ये डिस्टेंस दे रखी है, तो आप तो सीधा सीधा इसी को यूज कर लोगे, है ना। हाँ, तो इसको यूज नहीं करना है, आप वायर को क्या करोगे? एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड कर दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, सो दिस इज कैपिटल आर, राइट। वायर से या वायर की जो लाइन है उस लाइन से परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी, दैट इज दिस डिस्टेंस कैपिटल आर। नाउ व्हाट अबाउट दिस थीटा 1 एंड थीटा 2? ये जो हमने फार्मूला लिखा हुआ है अपने फिगर के हिसाब से लिखा है, हमारे फिगर के साथ ये फार्मूला अटैच्ड है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। देख लो ध्यान से, हमने थीटा 1 और थीटा 2 कहाँ पर लिए हैं? हमने थीटा 1 यहाँ पर, थीटा 2 यहाँ पर लिया है। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी एंगल, दो एंगल दे दी जाए उठा करके यहाँ पर रख दोगे, ऐसा नहीं है। आप देखो, हो सकता है एंगल आपको यहाँ पर ये और ये दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं कि जो एंगल ये दे दिया गया वो उठा करके यहाँ यूज कर लोगे। हमारा ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में जो दो एंगल आ रहा है वो देख लो फिगर में, वो ये वाले एंगल्स हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज ये समझ लो, जैसे अभी जो पॉइंट की लोकेशन है उसमें वायर क्या ना, इसके थोड़ा सा ऊपर भी कुछ गया है, कुछ नीचे भी गया है। तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर एक एंगल माइनस है तो दूसरा एंगल प्लस होगा। वो आया था ना इंटीग्रेशन में, हमने लिमिट्स रखा था साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1, ब्रैकेट में क्या आ रहा था? ये आ रहा था ना, फिर इसी को हमने ये लिखा है। तो ये तो तब हुआ ना जब एक एंड इधर चला गया, एक एंड इधर चला गया, तो एक एंगल नेगेटिव हो गया, एक एंगल पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर ऐसा होता कि दोनों एंड एक साइड में होते, ये वायर है, फाइनाइट वायर है, इसका एक एंड यहाँ पर है, दूसरा एंड यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है। अब क्या है, इस परपेंडिकुलर लाइन से देखो थीटा 1 और थीटा 2 ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। सिंपल, आपको अब लिमिट्स लेना है थीटा 1 से थीटा 2 तक, या थीटा 2 से थीटा 1 कर दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब होगा क्या, ये यहाँ माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा, ये बीच में माइनस आ जाएगा, प्लस नहीं रहेगा, अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और उसमें भी चूंकि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जो एंगल बड़ा उसके हिसाब से आप देख लो, आपको बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू करना है। अगर ये बड़ा है तो ये माइनस ये कर देना, दिस माइनस दिस। तो दोनों एंड अगर सेम साइड में बनेंगे तो इनके बीच में माइनस होगा, और एक एंड एक साइड में, दूसरा एंड दूसरे साइड में, तो यहाँ पर बीच में प्लस रहता है, ठीक है। और ये एंगल, ये वाले एंगल होते हैं, कोई दूसरे एंगल नहीं होंगे। जैसे परपेंडिकुलर लाइन से आप ये एंगल और ये एंगल यूज करोगे जो कि पॉइंट पर बन रहे हैं। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल आपको हम देंगे और इसके कुछ आगे एक्सटेंशंस भी हैं इस फॉर्मूले के। आई मीन ये जो हमने ड्राइव किया ना अभी, इसी से हम ड्राइव कर